आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। देहरादून में बन्नू स्कूल मैदान में भारी बारिश के बीच छात्रों की गूंज कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि देहरादून के ही परेड ग्राउंड में पंजाबी सिंगर जैस्मिन सैंडलेस का कार्यक्रम है। फिर भी प्रदेश भर के युवा राहुल गांधी को सुनने पहुंचे हैं। कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार, पलायन, लोकतंत्र और युवाओं की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ ने इसे राजनीतिक तौर पर भी चर्चा का विषय बना दिया है। अब सवाल यह है कि क्या ये भीड़ सिर्फ एक कार्यक्रम तक सीमित है या आने वाले विधानसभा चुनाव में इसके राजनीतिक मायने भी निकलकर सामने आएंगे। रिपोर्ट देखिए। हमें फिर से ये आगे हमारे धुरंधरों को थोड़ा पीछे करना होगा, थोड़ा सा पीछे हो गए। सारे लड़के एक स्टेप पीछे हो, लड़कियां प्लीज बोलो, प्लीज इस तरफ। तो छात्रों की गूंज कितनी असरदार होगी ये तो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन इस वक्त देहरादून के बन्नू ग्राउंड में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपने टीवी चैनल के माध्यम से कि कैसे राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए छात्रों के बीच पहुंच चुके हैं। हजारों की संख्या में इस वक्त छात्र उन्हें सुनने के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, सुनते हैं। थोड़ा सा पीछे हो गए। सारे लड़के एक स्टेप पीछे हो, लड़कियां प्लीज बोलो, प्लीज इस तरफ। भाई मेरे लेफ्ट पे देखो, सिक्योरिटी दोनों साइड स्टेज के आ गई है। Has to go through. This is not a political meeting. This is a meeting that is about the youth of India, their future, their struggle, and the difficulties they face. Now, I'd like to start by saying that हर साल हिंदुस्तान के करोड़ों घरों में आप जैसे युवा स्टूडेंट्स 5 साल के लिए अपनी नॉर्मल लाइफ को छोड़कर एग्जाम की तैयारी करते हो। सही है, गलत है? सही है। 8 से 10 घंटे नॉन स्टॉप रात दिन आप लोग काम करते हो। बाहर से लगता है कि सिर्फ आप लोग काम करते हो, मगर सच्चाई है कि आपके साथ आपकी फैमिली, आपके भाई, आपके बहन, सारे के सारे आपके साथ खड़े होते हैं और आपकी मदद करते हैं। 99% लोगों के माता पिता मिडिल क्लास और गरीब घरों के होते हैं। सिंपल से मैं आपको 2 आंकड़े देना चाहता हूं। पहला आंकड़ा जो मैंने आपको बोला, 8 से 10 घंटे 5 साल के लिए, और दूसरा आंकड़ा 9 लाख रुपए का खर्चा। ये खर्चा आपके माता पिता, सैलरी क्लास के लोग लोन लेके मेहनत करके आपको देते हैं, और उनके पूरी उम्मीद, फैमिली की उम्मीद आप पर होती है। वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, और सच्चाई है कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों में 1 या 2 बच्चे एग्जाम के रूट पे जा सकते हैं। आपके ऐसे भाई बहन होते हैं जो एग्जाम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि घर में पैसा नहीं होता है। सैलरी क्लास के लिए 5 साल में 9 लाख रुपए बहुत होता है। अगर 2, 3, 4 बच्चों को इस रास्ते पे चलाना हो, उनके पास सिंपली पैसा नहीं होता है। तो इसमें आपकी मेहनत होती है, आपके माता पिता, आपके भाई बहनों का त्याग होता है। इस बात से आप सहमत हैं? अब सवाल उठता है कि हिंदुस्तान में करोड़ों युवाओं को इस रास्ते पे क्यों चलना पड़ता है?
और उसका जवाब बहुत सिंपल है। जवाब है कि हिंदुस्तान में जैसे बाकी देशों में रोजगार के अलग अलग दरवाजे होते हैं, एक दरवाजा होता है मैन्युफैक्चरिंग का, दूसरा दरवाजा होता है एंटरप्रेन्योरशिप का, तीसरा दरवाजा होता है कॉर्पोरेट जॉब का, चौथा दरवाजा होता है पब्लिक सेक्टर का, और नॉर्मली 5 में से एक दरवाजा होता है सरकार। तैयारी शुरू की थी 2022 में। मैंने एग्जाम दिया था पहला अपना। तो जब मैंने एग्जाम दिया था तो एग्जाम सेंटर के बाहर आते ही हमको पता चला कि पेपर लीक हो गया है। तो उसके बाद जितने भी उस टाइम 2022-23 में जितने भी एग्जाम हुए उसमें से 13 पेपर रद्द हुए थे, क्योंकि तो आपके अंदर क्या भावना आई, क्या फीलिंग आई? ऐसा लगा था हमने पूरी की थी उस टाइम पे, तो पूरी ऐसा लगा था कि पूरी मेहनत बर्बाद हो गई है। जिन सपनों को लेके हम यहाँ पढ़ने के लिए आ रखे थे वो सारे सपने हमारे टूट गए हैं। इस मतलब बहुत ज्यादा बुरा लगा था ये सोच के कि जितनी भी मेहनत की है उन सब पर पानी फिर गया है। और मामा पापा को क्या लगा, फादर मदर को क्या लगा, उन्होंने क्या कहा आपसे? माता पिता ने हमारे बड़ी मेहनत और उम्मीदों के साथ हमको यहाँ भेजा था, लेकिन सिस्टम की क्या बोल सकते हैं, सिस्टम की लापरवाही या फिर उस सिस्टम को देख के उनकी सारी उम्मीदें ऐसी खराब हो गई हमसे। और पापा सैलरीड हैं, क्या करते हैं पापा? पापा शॉपकीपर हैं। शॉपकीपर हैं। और आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैंने लास्ट ईयर 2025 में पटवारी का एग्जाम दिया था जो लीक हो गया। इस साल भी दिया है 14 जून को, जिसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है और मैं आगे भी अभी तैयारी कर ही रही हूँ एग्जाम्स की। हाँ जी। और क्या लगा आपको, क्या फीलिंग आई, कैसा लगा? पेपर तो ठीक गया है, बस लीक ना हो, रिजल्ट सही आए। और आपको लगता है कि अगर पेपर लीक हो रहा है और आपको पता लगा तो ऐसा भी होता होगा कि पेपर लीक हुआ और पता भी नहीं लगा? हाँ होता होगा। होता होगा। तो पेपर लीक बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। हाँ। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर हमारी सालों की मेहनत होती है और सरकार को 2 मिनट नहीं लगते पेपर को लीक करने में। सर दूसरा मुद्दा है प्राइवेटाइजेशन का, कि मेडिकल कॉलेज 25 इस साल खुलने हैं, 25 इस साल मेडिकल कॉलेज खुलने हैं, जिसमें से 18 प्राइवेट कॉलेजेस हैं और सिर्फ 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। जितने प्राइवेट कॉलेजेस साल भर में खुलते हैं वो ट्रिपल होते हैं जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस खुलते हैं, और हजारों सीट्स खाली रह जाती हैं क्योंकि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पैसे, तो हजारों सीट्स खाली रह जाती हैं। इस वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट में इन्फ्लेमेशन होता है रैंक का, इन्फ्लेमेशन होता है रैंक का, उस वजह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट है गवर्नमेंट में उसको एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो आप अपने फ्रेंड्स को पेपर लीक के बारे में कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोलो बोलो। हेलो सर, हम ये बोलना चाहते हैं कि हम बच्चे मेहनत तो करते ही हैं, और अगर किसी ट्यूशन लीग के बारे में वर्तमान सरकार के पास जाते भी हैं तो लाठियां भी खाते हैं। हम बच्चों का मन को सुनने के लिए आज तक कोई ऐसा कुछ नहीं किया है। आप पहली बार हैं कि बच्चे के मन के बारे में सुनना चाहे, ये हमारे लिए गर्व की बात। हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, हम इस इशू पे फोकस लाना चाहते हैं कि देश के लोगों को पता लगे कि ये बहुत जरूरी इशू है, करोड़ों लोगों के लिए, आप जैसे युवाओं के लिए ये फंडामेंटल इशू है, और इस इशू पे कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। जी ये हमारी सोच है। जी सर, अभी देख रहे हैं कि जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट हमारे भारतवर्ष में हैं, उनका कोई अगर सुनने वाला है तो आप हैं। आप सुनते हैं, आप उनके लिए कुछ किए हैं।
बाकी अगर किसी भी सरकार है जहाँ पे उनका हम जाते हैं तो लाठी मार के भगाया जाता है, जेल भेज दिया जाता है, तो हम लोग आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। और हमारे बिहार में तो ऐसा भी हो रहा है सर कि चपरासी के नौकरी के लिए 3 एग्जाम लिया जा रहा है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। और अभी वर्तमान में प्रोफेसर का वैकेंसी आया है जिसमें उसका एकेडमिक नंबर और इंटरव्यू वो दोनों मार्क्स जोड़ करके उसका मेरिट बना दिया जाएगा। तो बताइए, ये तो सरासर धांधली हो रही है सर। जिसका पहुंच रहेगा उसका इंटरव्यू में अच्छा नंबर मिलेगा, और जिसका पहुंच नहीं रहेगा वो इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलेगा, पीछे आ जाएगा। तो बिहार जूझ रहा है सर। हम लोग बूढ़ा हो गए हैं तैयारी करते करते, बार बार जब एग्जाम देते हैं क्वेश्चन लीक, फ्रस्ट्रेट होते हैं, दूसरी बार तैयारी नहीं हो पाती है। आर्थिक प्रेशर, मानसिक प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर झेलना पड़ता है सर बच्चों को। और पूरा फाइनेंस आप लोग देते हो, पैसा आपका, जी सर। टाइम आपका, नुकसान आपका, सब कुछ आपका। जी सर। मगर एक चीज मुझे देखने को मिली है, आज तक एक व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ। एक व्यक्ति को पेपर लीक के लिए सजा नहीं मिली हिंदुस्तान में आज तक। जी सर। सर, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी कि हम लोग दिन रात मेहनत करके पेपर तो पास कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम से नहीं जीत सकते। पेपर तो पास कर लेंगे लेकिन सिस्टम के आगे हार जाएंगे। तो ऐसी मेहनत करके कोई फायदा नहीं अगर बार बार पेपर लीक्स होंगे तो। अच्छा, आजकल रेट कार्ड भी है। जैसे रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, मेन्यू कार्ड होता है, तो आजकल एग्जाम्स का भी मेन्यू कार्ड है। देखिए, नीट एग्जाम 40 लाख रुपए में आप नीट एग्जाम का पेपर खरीद सकते हो। IIT JEE 15 लाख में आप पेपर खरीद सकते हो। यहाँ पे उत्तराखंड स्पेशल पटवारी एग्जाम 15 लाख रुपए में आप खरीद सकते हो। बिहार टीचर रिक्रूटमेंट 10 लाख में खरीदा जा सकता है। उड़ीसा सब इंस्पेक्टर एग्जाम 25 लाख रुपए। और ये हमने 4-5 उदाहरण दिए हैं, मगर ऐसे हर स्टेट में, हर एग्जाम में उदाहरण है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। So it is quite simple. High technology in India is being used for paper leaks. You can see internet पे, टेलीग्राम पे, सिग्नल पे आपको पेपर मिल जाएगा। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप मेन्यू कार्ड पे चुनो कौन सा एग्जाम ले रहे हो। IIT ले रहे हो, उत्तराखंड का पटवारी वाला ले रहे हो, 15 लाख रुपए ट्रांसफर करो, आपके फोन पे आपको पेपर मिल जाएगा। तो छात्रों की गूंज कितनी असरदार है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को अभी आप सुन रहे थे, जहाँ छात्रों से वो सीधे संवाद कर रहे हैं, उनकी बातचीत सुन रहे हैं कि आखिरकार उनका वो दुख, उनका वो दर्द, आखिरकार नीट पेपर जो कि इतने बड़े पैमाने पर आयोजित होता है, उनका भविष्य उन पर डिपेंड करता है, उस रिजल्ट पर डिपेंड करता है, और उसके पीछे की उनकी वो मेहनत। आखिरकार जब पेपर लीक हुआ तो उनका रिएक्शन क्या था, आखिरकार उनके साथ क्या हुआ, उस दुख दर्द को जानने के लिए, उनके भविष्य पर चिंतित होते हुए वो लगातार संवाद कर रहे हैं। उन पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद हम सीधे चर्चा का रुख करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अजय ढोंडियाल, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं, जिनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अजय ढोंडियाल जी, बहुत बहुत स्वागत करूंगी आज आपका क्वेश्चन आवर में। ढोंडियाल जी, सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि छात्रों की गूंज आखिरकार कितनी असरदार साबित होगी, क्या लगता है बड़े पैमाने पर इस वक्त छात्र बन्नू स्कूल ग्राउंड में इस वक्त मौजूद हैं? देखिए, मैं ये लाइव
अभी तुरंत सुन रहा था, उससे पहले सुना था। और मैंने जितने पुष्कर सिंह धामी जी का, कर्नल कोठियाल जी का भी बात सुना है युवाओं के साथ, ये कंटेंट मुझे कंप्लीटली कंटेंट जो है वो एकदम बहुत वाला है जो आप साथ बात कर रहे हैं, कंटेंट है। उस कंटेंट में दिक्कत कुछ नहीं है। हाँ, ये बातें अलग हैं कि ये 2027 के लेकिन असल कंटेंट क्या है, राहुल गांधी का कंटेंट मेरे को समझ में आया है कि वो बता रहे हैं कि इतना रुपया इसका, इतना रुपया इसका, इतना रुपया इसका, इस पेपर लीक का, इस पेपर लीक का, वो पहले से जाहिर हो चुका है और हमारे न्यूज में और हमारे हर चीज में आया है। और एक और बड़ी बात यह है कि आज जो इस बारिश में और इस मौसम में जितने हजारों युवा वहां जुड़े हैं, छात्र जुड़े हैं उस छात्र संवाद में, ये भी देखने की जरूरत होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी के सभा में इस बारिश में वो लोग उस सिनेरियो में गए हैं जब आपने परेड ग्राउंड में एक पंजाबी वायरल गायिका का कार्यक्रम भी रखा है जी। तो ये बताता है कि हाँ, युवा अपने मनोरंजन की तरफ ज्यादा है कि अपने भविष्य की तरफ ज्यादा है, चिंतित कहाँ है। तो एक बड़ी जो चिंतनीय बात है वो ये होती है हमारे डिस्कशन में कि राजनीति अपनी अलग अलग तरीके से चलती है, राजनीति के अपने फंडे अलग हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी को सुनने के लिए इतने युवा, राहुल गांधी से बात करने के लिए इतने युवा, बन्नू स्कूल जो कि देहरादून के एक अलग से कोने में है, अगर यही कार्यक्रम परेड ग्राउंड में होता तो शायद वहां संख्या इससे डबल हो जाती। बिल्कुल। तो शायद हो सकता है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजनीतिक तौर पर ऐसा हुआ, लेकिन हो सकता है राजनीतिक तौर पर ऐसा हुआ होगा कि राहुल गांधी को परेड ग्राउंड में सभा न करनी दी गई हो। आई एम नॉट कंफर्म, लेकिन इससे पहले तो यही चल रहा था कि भाई उनको सभा नहीं करनी दी जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और सरकार कह रही है कि केंद्रीय कार्यक्रम है और ये है वो है। खैर मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा, ये राजनीतिक तौर पर चलता रहता है, पक्ष और विपक्ष में इस ढंग का विद्रोह भी होता है और इस ढंग की डिस्ट्रक्टिव बातें भी होती है। लेकिन एक बन्नू स्कूल ग्राउंड में और ऐसे मौसम में अगर ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, दूसरी तरफ युवाओं को आकर्षित करने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया है कि एक वायरल पंजाबी गायिका वहां पर आती हैं कि युवा उधर खींचे चले जाएंगे, और उससे ज्यादा युवा अगर राहुल गांधी की सभा में चले जाते हैं और अपने भविष्य की बात करते हैं तो ये कहीं न कहीं एक सकारात्मक संदेश तो है। बिल्कुल बिल्कुल, मौसम की चाहे खराबी क्यों ना हो, बिल्कुल बहुत गए थे, उस समय कार्यक्रम कहीं नहीं था। धामी जी के कार्यक्रम में जो कार्यक्रम अग्निवीरों का रखा गया था, जहां कर्नल कोठियाल को लीड करना था, हालांकि कर्नल कोठियाल मुझे लीड करते हुए वहां दिखे नहीं, मैंने पूरा कार्यक्रम देखा है, लाइव सुना है, मैं एक पत्रकार हूँ, धामी जी ने ही उसको लीड किया। वहां भी युवा बहुत संख्या में जुड़े थे, लेकिन वही युवा फिर यहाँ भी राहुल गांधी को सुनने आते हैं। तो आप समझिए ना क्या हमारा युवा क्या है, हमारा युवा दोनों को सुनता है कि पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है, किसमें दम है, किसमें नहीं है।
वो गाना गाना नहीं जाना चाहता आज। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश भी जाता है और ठीक है, मुझे तो सुकून है। ठीक है ढोंडियाल जी, देखिए मौसम की चाहे जितनी मर्जी खराबी क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं और देहरादून में इस वक्त 2 बड़े इवेंट्स हो रहे हैं और सबसे ज्यादा यूथ क्राउड है, वो इन दोनों इवेंट्स में पहुंचने की पूरी आशंका थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूथ क्राउड है वो सीधे छात्रों की गूंज जो राहुल गांधी का कार्यक्रम है उसकी ओर खींचा चला आ रहा है। यानी कि कुछ तो बात है, कुछ तो अलग बात है। बहुत बहुत शुक्रिया ढोंडियाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। अब देखिए छात्रों की गूंज कितना असरदार होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन आखिरकार छात्रों से जो सीधे इंटरैक्ट किया जा रहा है, संवाद किया जा रहा है, उनसे जो बातचीत की जा रही है और उसके जरिए एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये कितना ज्यादा असरदार साबित हो सकता है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन देहरादून में जो इस वक्त 2 बड़े इवेंट्स चल रहे हैं, जहां पर एक तरफ देहरादून के परेड ग्राउंड में जैस्मिन सैंडलेस लाइव कॉन्सर्ट कर रही हैं, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा हाईली पेड पंजाबी सिंगर हैं। उनके परफॉर्मेंस के लिए यूथ का एक अलग ही क्रेज है, एक अलग ही प्यार है। लेकिन दूसरी तरफ छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो कि इस वक्त बन्नू स्कूल के ग्राउंड में हो रहा है, वहां पर भी भविष्य को लेकर जो छात्र चिंतित हैं वो सीधे उधर खिंचे चले आ रहे हैं और लगातार सीधे संवाद कर रहे हैं। लेकिन लगातार हम इस पर नजर बनाए रखें में और कुशनार में हम छात्रों की गूंज कितनी असरदार है, इस विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी छात्रों से सीधे संवाद कर रहे हैं, जिनकी लाइव तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब सीधे हम आखिरकार उस कार्यक्रम के जरिए कितना राजनीतिक असर पड़ने वाला, कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसको 2027 चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा रहा है। लेकिन वाकई में ये कितना असरदार साबित होगा, क्योंकि इसे नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम बताया जा रहा है। लेकिन नॉन पॉलिटिकल होते हुए छात्रों के भविष्य को सोचकर अगर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और दूसरी तरफ देहरादून में यूथ सेंसेशन जैस्मिन सैंडलेस का कार्यक्रम भी चल रहा है, जहां पर एक और यूथ क्राउड अट्रैक्ट हो रहा है, तो दूसरी तरफ यहां पर छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हुए पहुंचे हैं, जो राहुल को सुनने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन क्या कुछ चल रहा है, कितना असरदार होने वाला है ये दोनों इवेंट्स में से कौन सा इवेंट, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। सीधे रुक करते हैं आज के खास पैनलिस्ट का और आपकी मुलाकात कराते हैं। राजेश बिष्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त वर्चुअली जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज पैनोली हैं, यूकेजी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी बिष्ट वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। सभी पैनलिस्ट का स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत करूंगी सबसे पहले राजेश बिष्ट जी आपसे। क्या कहना चाहेंगे, छात्रों की गूंज कार्यक्रम क्या लगता है कितना असरदार होगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो यूथ सेंसेशन है जैस्मिन सैंडलेस, परेड ग्राउंड में उनका कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर यूथ कम नजर आ रहा है, यहां पर ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। निशी जी देखिए, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, जिस कांग्रेस पार्टी का ये स्लोगन पूरे देश में गूंजता था, उनके शाही युवराज आज उत्तराखंड में हैं। और बहुत अच्छी बात है कि चुनावी वर्ष में उनको इस प्रदेश के युवाओं के बारे में चिंता हुई और लाजमी है कि चुनावी वर्ष है, उनकी उपस्थिति बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक नहीं है। और जो मैं आपकी रिपोर्ट अभी देख रहा था, इसमें एक सज्जन जिनके हाथ में माइक था, वो उत्तराखंड के अंदर बिहार की पीड़ा बता रहे हैं। और जिस बिहार के अंदर अभी हाल ही में सरकार बनी और वर्षों से नीतीश कुमार जी की सरकार को जनता चुनती भी आ रही है, पुनः भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली सरकार वहां पे बनी और वो इस उत्तराखंड की देवभूमि के अंदर आके पेपर लीक क्या अपने प्रदेश की पीड़ा को बता रहे हैं। तो इसमें समझने वाली बात है कि उत्तराखंड के कितने छात्र छात्राएं हैं जो यहाँ आके उत्तराखंड की बेरोजगारी या यहाँ की नौकरियों की चिंता कर रहे हैं। अगर बिहार के आदमी को आके उत्तराखंड में ये बताना पड़ रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है, तो मैं समझना चाहूंगा कि उसका उत्तराखंड के युवाओं से, यहाँ की नौकरियों से, यहाँ के व्यवसाय से क्या लेना देना है। अब इसी प्रकार से जब ये चर्चा यहाँ पर हो रही है, तो यहाँ पे अपने आप ये बात समझने वाली कि मंच पे जिन लोगों को उन्होंने खड़ा किया है वो उत्तराखंड की बात नहीं करते, ना ही उन्हें उत्तराखंड के बारे में बोध है। उत्तराखंड की जब हम बात कर रहे हैं तो सार्वजनिक मंच पे मीडिया के सामने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जब 34,000 इस प्रदेश के युवाओं को नौकरी दी जाती है, तो उनके जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो पूरी मीडिया के सामने रिप्रेजेंटेड है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए सरकार को कोई औपचारिक
कोई व्यवस्था देनी हो या घोषणा करनी हो, उस पूरे समाज के सामने खुले श्वेत पत्र के रूप में है। आज जब हम स्वरोजगार की बात करते तो ऐसी कई योजनाएं इस प्रदेश के अंदर चल रही हैं जो सफलता के साथ चल रही है और यहाँ का युवा उन योजनाओं को कर रहा है। आज जब ये संख्या की बात कर रहे हैं या सफल कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, मैं उसमें ये भी कहना चाहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरे चंपावत से तो एक बेरोजगार युवा इस रैली में नहीं आया है। अब ये समझे कि ये भीड़ इकट्ठी करके ये युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, या चुनावी वर्ष में जो ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के इन युवाओं को बरगलाने का काम या उनको किसी तरह से कोई और दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, तो वो बात अपनी समझ से तो बाहर है। और प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था प्रदेश सरकार ने दी है और राहुल गांधी जी का जो रिपोर्ट कार्ड पिछले राज्यों के साथ ऐसी वार्ताएं कर कर आया है, उस रिजल्ट को पूरे देश ने देखा है, चाहे वो लोकसभा में हो या अभी निकटवर्ती जो हमारे राज्य है जिनमें ताजा चुनाव हुए। ठीक है, तो वहां पे लुटिया राहुल गांधी ने जाकर खुद लुटाई है और वरिष्ठ नेता इनकी जो इस सभा में होने चाहिए थे, जिसमें सबसे वरिष्ठ हरीश रावत जी हैं, वो कहीं से कहीं बेचारों को जगह नहीं मिल रही। तो ये अपमान सम्मान इनका जो राजनीतिक द्वेष चल रहा है, लेकिन राजेश बिष्ट जी, आपने बिहार का जिक्र करा कि बिहार का छात्र यहाँ के बिहार की समस्या क्यों बता रहा है। तो नीट का पेपर, पहले तो मैं आपकी जानकारी में लाऊं कि नीट का पेपर सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में लीक नहीं हुआ है, पूरे भारत में लीक हुआ है। भविष्य पूरे भारत की जनता, भारत के बच्चों के साथ हुआ है। तो यहाँ पर समस्याओं की बात हो रही है, नीट पेपर लीक की बात हो रही है, तो उसमें चाहे वो बिहार का छात्र, वो आपसे हटकर कोई सरकार तो है नहीं बिहार में, इसलिए समस्या को लेकर आए हैं। यहाँ राहुल गांधी आए हैं, वो भी उत्तराखंड के नेता नहीं है, भारत में नेता प्रतिपक्ष है भारत सरकार। आती हूँ आपके पास, पहले एक जवाब ले लेती हूँ। पैनुली जी आपसे जवाब लूंगी, फिर मैं आती हूँ राजेश बिष्ट जी। क्या कहना चाहेंगे आप कि आखिरकार कितना असरदार लग रहा है ये कार्यक्रम? देहरादून में 2 बड़े इवेंट्स हैं और उसमें से एक ये छात्रों की गूंज है। देखिए निशी, जब से राहुल गांधी का प्रोग्राम अनाउंस हुआ है, देखो वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी प्रदेश में आ सकते हैं, उनका स्वागत है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, उन नेता प्रतिपक्ष आए तो उनका कुछ नहीं। और कांग्रेस की इंटरनल रैली है, कांग्रेस का इंटरनल ये पूरा छात्रों की गूंज करके कांग्रेस ने कार्यक्रम बनाया है, तो उनका हक है कि वो आके देश के किसी भी कोने में जाके शांतिपूर्वक कहाँ पे भी सभा कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19 हमें वो देता है, स्वतंत्रता देता है। लेकिन जब से राहुल गांधी जी का यहाँ पे प्रोग्राम जो है अनाउंस हुआ है, एक हेल्दी लोकतंत्र के अंदर पक्ष विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का हक है और दोनों को अपनी बातों का स्पेस मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारा प्रदेश कैसे एग्जाम्पल सेट कर रहा है नेशनल लेवल पे कि पहले तो आप एक परमिशन देते हैं गांधी पार्क की, फिर उसको कैंसिल करते हैं। गांधी पार्क एक सेंट्रल प्लेस है जहां पे उत्तराखंड के मैक्सिमम जो नेता आते हैं, बड़े जो राष्ट्रीय नेता आते हैं, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस के हो, वो परेड ग्राउंड को चूज करते हैं। परेड ग्राउंड से क्योंकि उनकी रीच ज़्यादा अच्छी होती है और लोग वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, तो इसलिए वो करते हैं। चाहे उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली हो, गृह मंत्री जी की रैली हो, या फिर बीच बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली हो। लेकिन जब एक देश का चुना हुआ लीडर, और वो भी लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, वो जब आए तो उस टाइम पे राजनीतिक द्वेष के चलते एक प्रोग्राम जो 15 तारीख को खत्म होना था उसको 17 तारीख तक आपने बढ़ा दिया। और सेम डे जब एक प्रोग्राम कांग्रेस कर रही है, ठीक है, 2 दिन बढ़ाने के बाद उसमें जैस्लीन सैंडलर जैसे बॉलीवुड की सिंगर को बुलाना, प्रोग्राम फेल करना, दिन में महिला प्रदेश जो भाजपा की महिला कार्यकर्ताएं हैं, जो महिला विंग है, वो आके प्रदेश की सड़कों पे राहुल गो बैक के नारे लगाते हुए दिखी। वो कब? नारी वंदन बिल को विपक्ष के द्वारा जो है उसमें नारी वंदन बिल का ऑब्स्टिकल के लिए, जबकि नारी वंदन बिल पहले पास हो चुका है, जो लाए थे वो डिलिमिटेशन बिल था, ठीक है, उसके लिए तो सड़कों पे आ जाती हैं, उसके लिए सड़कों पे तुम कर लेते हो। लेकिन जब चंपावत में केस होता है, जब अंकिता भंडारी का केस होता है, जब बाकी केस होते हैं, केतन लाल हत्याकांड हुआ है इतना बड़ा,
तब भाजपा की सेंसिटिविटी, तब भाजपा की जो निर्मम हत्या केतनलाल की हुई है, उस पे भाजपा के लोग अगर बाहर आके ये प्रोटेस्ट करते, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर लगता। देखिए, राजनीति सबकी अपनी अपनी जगह है। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम भी कटाक्ष करेंगे, कांग्रेस भी कटाक्ष करेगी, बीजेपी भी कटाक्ष करेगी, ये आपस में चलता है। लेकिन राजनीतिक द्वेष इस लेवल तक जाना, वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे उनको वो सेंसिबिलिटी, बीजेपी के अकॉर्डिंग चाहे उनको वो सेंस है या नहीं है, ठीक है, लेकिन वो इंटरनेशनल न्यूज बनती है जहां राहुल गांधी जाते हैं। बिल्कुल। और राहुल गांधी के कार्यक्रम को फेल करने के लिए इतने हथकंडे अपनाना, ये कहीं ना कहीं राजनीति में स्तर जो गिर रहा है, वो एक चिंताजनक विषय है। मेरे को उम्मीद है कि आगे से जो प्रोग्राम होंगे किसी भी पार्टी के, सो दैट हमारा भी कल के दिन कोई प्रोग्राम होता है और हम भी इस तरीके से विपक्ष सड़कों पे दरबदर भटके, 48 घंटे आप पहले आप बोलो कि आप दूसरी जगह जाओ, हमने प्रोग्राम बढ़ा दिया है, तो ये चिंताजनक विषय है। और मेरे को लगता है कि जो अटल आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की जो भाजपा थी, जो एक सहिष्णुता की बात करती थी, या आरएसएस का जो है समरसता की बात है, उसको बीजेपी को कहीं ना कहीं यहाँ पे आत्मसात करना पड़ेगा। और वो केवल नेता प्रतिपक्ष नहीं, भारत का रिप्रेजेंटेशन है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, लक्ष्मी जी, आखिरकार आप इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, पहले परमिशन मांगी जाती है, परमिशन कैंसिल होती है क्योंकि भारत सरकार का कार्यक्रम 2 दिन और बढ़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद बन्नू ग्राउंड में परमिशन मिलती है, बन्नू ग्राउंड में परमिशन के साथ अब पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था हो जाती है। एक तरफ महेंद्र भट्ट कहते हैं कि वहां पर कैपेसिटी नहीं थी, भारत सरकार का कार्यक्रम बढ़ गया था, इसके चलते बन्नू ग्राउंड में उनको व्यवस्था दी गई। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कोई विरोध नहीं है, हम तो उनका अतिथि देवो भव के तहत स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अब जब राहुल गांधी का प्रोग्राम फिक्स होकर वो पहुंचने वाले होते हैं, तो राहुल गांधी गो बैक के भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियां नारे लगाने लग जाती हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी, क्या चल रहा है यहाँ पर? निशी, सबसे पहले तो लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति जो है वो विरोध में नहीं है। कभी भी आप देखेंगे उसको, उसमें विचारों की जो है और संवाद के लिए जो है हमेशा रास्ता खुला होना चाहिए। क्योंकि ऐसा 70 साल से जो है कांग्रेस इसमें थी, और ऐसा भी नहीं कह सकते हम कि कांग्रेस ने कभी ऐसा ना किया हो, विरोध ना किया हो। लेकिन बीजेपी भी क्यों वो ही काम करेगी? और देखिए, जनता आज इतनी अवेयर है, सब मतलब समझदार हैं, सबको सब कुछ दिखाई दे रहा है। हालांकि आप ये देखिए कि जिस हिसाब से अभी राहुल गांधी का शो चल रहा है और उसमें जो हम लोग बच्चों की संख्या देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि बच्चे अपने फ्यूचर के लिए अवेयर हैं। और मुझे नहीं लगता वहाँ पे कि सिर्फ कांग्रेस विचारधारा के ही बच्चे वहाँ पे गए होंगे, उसमें हर विचारधारा के बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस टाइम पे जो है उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए जो बात करेगा वो उनके साथ जरूर जाएंगे, जो मेरा मानना है। वहीं आप अगर वो जो एक प्रोग्राम इनका हो रहा है, तो वहां पे भी कई लोग होंगे, लेकिन आज की सोच जो मैं सोचती हूँ कि विचारों की तरफ जो हमारा यूथ जा रहा है, क्योंकि देखिए देश में अब जियो पॉलिटिक्स हो गई, अपने यहाँ की पॉलिटिक्स अपने वो हर बच्चा देख रहा है। लेकिन इस तरीके की राजनीति जो है वो कोई भी इंसान नहीं चाहेगा, क्योंकि देखिए अगर कांग्रेस ने अगर गलत किया है तो जरूरी नहीं है कि बीजेपी भी उनको उसी तरीके से जवाब दे। आप देखिए, आज बहुत अफसोस मुझे दिख लगा जब मैं ये सोशल मीडिया में देख रही थी कि अपने ही सरकार में, अपने ही जो बीजेपी की महिला मोर्चा से की महिलाएं हैं या बीजेपी की जो महिलाएं कार्यकर्ता हैं, वो इस तरीके से रैली बना के, और बहुत अजीब सा वो देख के लगा मुझे कि दौड़ रही हैं बिल्कुल, और उसमें पुलिस ने अपनी वैन में उन्हें ठूस लिया और उसके बाद वो नारे वारे कर रही है। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तो कतई अच्छा नहीं है, क्योंकि सरकार भी आपकी है। अगर कोई आदमी अपनी बात रखना चाह रहा है जनता के सामने, वो विपक्ष भी हो या वो आम आदमी भी हो, तो उसका स्वागत सरकार को भी करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की यही तो एक अच्छाई है लोकतंत्र की। बिल्कुल। और अगर हम उसी में इन चीजों का दमन करते हैं, नीतियों के दमन करते हैं, तो वो किसी को भी नहीं अच्छा लगता। हम बीजेपी की विचारधारा के लोग हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड में जो है वो वाकई में अतिथि देवो भव का जो हमारा एक नारा है वो हमेशा रहना चाहिए, और वो लोकतंत्र में दिखाई देना चाहिए। हम देख रहे हैं, और अगर बीजेपी काम कर रही है तो जनता देख रही है उस काम को,
जनता उनको दोबारा जनता ने मौका दिया बीजेपी को, तो बीजेपी का अगर अपना काम स्ट्रांग है तो उनको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर काम से अगर इंसान पहचाना, सरकारें पहचानी जा रही है तो कोई इशू है ही नहीं। लेकिन इस तरीके से जो है वो थोड़ा सा उनको छोटा बनाती है। अगर इस तरीके से अगर लोकतंत्र की बात अगर हम करते हैं तो वहां जो है बीजेपी अगर ऐसा मतलब अभी उनको परमिशन वाली जो हम लोगों ने देखी तो नहीं मिल रही है, या वहां पे दूसरा दो दिन कार्यक्रम बढ़ा दिया जाता है, तो ये अपनी बहुत छोटी चीज है। इस चीज से हम चाहते हैं कि बीजेपी को नहीं, मतलब मेरा सोचना है कि नहीं होना चाहिए तो उनका एक वजन जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर इस चीज़ को समझने की जरूरत है। लेकिन राजेश बिष्ट, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इससे पहले भी हमने डिबेट की थी, तब भी हमने इस बात का जिक्र करा था, क्या राहुल गांधी के दौरे को लेकर घबराई हुई है क्या भारतीय जनता पार्टी? पहले तो परमिशन नहीं देते, परमिशन दे भी देते हैं तो कहते हैं कि हम नहीं डरते क्योंकि उनका कुछ असर नहीं पड़ने वाला है यहाँ के प्रदेश की जनता पर। लेकिन आप खुद ही निकल जाते हैं मोर्चा खोलने, नारे लगाने, गो बैक नारे लगाए जा रहे हैं। आखिरकार ये क्या है? किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा क्या? निशी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आर्टिकल 19 की बात हो रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं ना कहीं आर्टिकल हम सबको इंडिपेंडेंस देता है, हाँ, उसमें किसी को भी आंदोलन करने की स्वतंत्रता, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता या किसी भी तरीके से किसी बात का वाद विवाद करने का अधिकार है। उसकी इंडिपेंडेंस हर किसी को है, जैसा अभी मुझे भी बताया कि आपने भी सुना होगा। बिल्कुल। देखिए, उसी प्रकार से जिन महिलाओं ने अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए जिस हिसाब से राहुल गांधी जी के कद को लीडर ऑफ ऑपोजिशन एलओपी बताया जा रहा है, तो क्या ये लीडर जो कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे हैं उसमें महिलाओं को क्या उस दिन का इंतजार नहीं रहा होगा कि राहुल गांधी आएंगे तो उन्हें बताया जाएगा आपने लोकसभा में क्या किया था? क्या राहुल गांधी यहाँ पे दिल्ली की गर्मी और दिल्ली में जिस हिसाब से उमस हो रही है, उस उमस के लिए ठंडियों की एक आध दिन की 2-4 घंटे की ठंडक लेने उत्तराखंड आए हैं, जो पिछले महीने भी आए, इस महीने भी आए। वो प्रदेश के लोग, तो आप राजेश जी, अगर छात्रों से सीधे संवाद हो रहा है, आप उस कार्यक्रम को यूजलेस बता रहे हैं? मैंने राहुल गांधी के दौरे को यूजलेस बताया। ही इज नो वन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर उत्तराखंड इफ ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज। तो फिर तो आप इस बात तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ऐसे कैसे ही बोल सकते हैं? प्रधानमंत्री भी आते हैं। हाँ, नहीं, अगर नहीं, यही चीज है ना, आप बोल रहे हैं कि वो ड्रामा है। डिबेट में भी अगर अगर ये ड्रामा है, समय के लिए रखो, इसलिए डिबेट में इंटरप्ट करना बंद करो, डेकोरम को मेंटेन करो। राजेश बिष्ट जी, मैं पूछ रही हूँ, नंबर आएगा, बोलिएगा। राजेश जी, मैं सवाल पूछ रही हूँ, जवाब दूंगा निशी जी। राजेश जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे, इनका कुछ असर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं, तो क्या जब प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, रक्षा मंत्री आते हैं, वो भी ड्रामा करने आते हैं? उन्हें भी ना सुना जाए? क्या आपकी नजर में ड्रामा होगा? आपको संवैधानिक पद पे होना, प्रधानमंत्री की तुलना आप एलओपी से कर रहे हैं, बड़ी अजीब सी बात है। आप तो यशपाल आर्य जी की तुलना मुख्यमंत्री से करेंगे, बड़ी अजीब सी बात है। ये कैसी हम बात तुलना नहीं कर रहे हैं, हम तो सुनने, आप लोकतंत्र की अभी बात कर रहे हैं, आप अभी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप दूसरे को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। ये किस तरीके का व्यवहार? ये घमंड है या फिर अहंकार है? क्या है? ये घमंड नहीं है, ये घमंड नहीं है। ये तो फिर इस तरीके से आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, यानी कि आपके लिए विपक्ष कुछ है ही नहीं। विपक्ष कुछ नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? आप सत्ता में बैठकर आप विपक्ष को ही नहीं समझेंगे, तब तक आपको समस्याओं का कैसे पता चलेगा कि देश में क्या चल रहा है? वो ऐसे पता आप जानते हैं ना, लोकतंत्र में विपक्ष का होना कितना ज्यादा जरूरी होता है। अरे पहले बात तो सुनिए ना, बताता हूं कितना जरूरी है। विपक्ष वो विपक्ष हो गया है जो एक इंडी गठबंधन बन गया है, जिसमें हमारे उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टियों ने सरेंडर कर दिया है, जिनका अपना अस्तित्व इस उत्तराखंड से खो चुके हैं, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के आगे हैंडीकैपशिप दिखा दी है। उन्होंने ये मान लिया है कि चुनाव में हम लोग, मेरे को टाइम देना, हमारे को चुनाव के टाइम पर उन लोगों के साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि 70 सीटों पे हम खड़े नहीं होंगे। और चुनावी वर्ष है, जिस जगह पे कांग्रेस की रैली की वजह से बेंगलोर में बच्चियों का पेपर स्थान पे उनके सेंटर पे पहुंचना नहीं मुमकिन हो पाता है, उनकी चिंता छोड़ के यहाँ पे वो हैरानगी होती है आपको सुनकर। पैनोली जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? एक छोटा सा कमेंट दीजिए, फिर मैं आती हूं। देखो, मैं राजेश बिष्ट जी की जवाब क्वेश्चन का तो जवाब देना नहीं चाहूंगा,
क्योंकि वो पैरेलल यूनिवर्स में चल रहे हैं। और इस तरीके से अहमन्यता और अहंकार के साथ अगर कोई बात करता है तो हमें उसकी जवाब देने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये बता रहे थे अभी कि बिहार का व्यक्ति यहाँ आके क्यों अपनी पीड़ा बता रहा है। मैंने बताता हूं कि नर्सिंग में राजस्थान के कितने लोग हमारे एम्स में लगे हैं और कितने लोग हमारे नर्सिंग उसमें लगे हैं, फेडरेशन में। राजस्थान का आदमी यहाँ आके नौकरी लग सकता है, लेकिन बिहार का आदमी आके अपनी पीड़ा नहीं बता सकता है। दूसरी बात, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक क्या ये जैसलीन को लाना यहाँ पे था? ये है बीजेपी का काउंटर राहुल गांधी को कि वो एक पंजाबी सिंगर को लाके यहाँ पे नचाए उनकी रैली को फेल करने के लिए। क्या इस स्तर पे रह गई है बीजेपी? ठीक है। दूसरी बात इन्होंने बोला, बहुत हास्यास्पद बात है कि एलओपी प्रधानमंत्री के बराबर नहीं होता है। भैया आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की जरूरत है। जो हैसियत कैबिनेट मंत्री की होती है, आपके संसद के कैबिनेट मंत्री की होती है, वही प्रधानमंत्री की होती है और वही एलओपी की होती है। लीडर ऑफ अपोजिशन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अपोजिशन। उसको अगर प्रधानमंत्री जो है सत्ता के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो विपक्ष के रिप्रेजेंटेटिव एलओपी हैं और बोथ आर इक्वल। बिल्कुल। अब इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल समझ में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल समझ जितनी है वो उनकी बातों से झलकती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल समझ है तो एलओपी के लिए फिर 10% का क्यों रखा है अगर उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है? और जो पावर एलओपी को एक कैबिनेट मंत्री को है भारत सरकार के, वही सारी पावर एलओपी को है। एलओपी अपना पैनलर वो बना सकता है। लेकिन राजेश बिष्ट जी अगर समझ में आए तब ना, क्योंकि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जी रहे हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत सरकार का कहता है उसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ही जब कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है तो ये पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार किस घमंड में इस वक्त सरकार चल रही है। वरिष्ठ पत्रकार, आज आपको कई सारी चीजें समझ नहीं आ रही हैं, मैं समझ रहा हूं आपके बोलने से। बिल्कुल, आप मुझे बोल दीजिए, मैं सुन लूंगी। देखिए मुझे पता है आपका गुस्सा फूटेगा, जायज बात है। नहीं फूटेगा ना, क्योंकि डॉक्टर और कंपाउंडर एक ही कैटेगरी में है। किसको बोल रहे हैं? डॉक्टर इज इक्वल टू किसको बोल रहे हैं? मैंने एक बात बोली है, मैंने देखो राजेश बिष्ट, सुन लो बात ढंग से। अगर तुम्हें बदतमीजी करनी आती है ना, मुझे भी आती है, बात सुन लो। ये डॉक्टर कभी बता दूंगा मैं। ये सड़क छाप छुड़वैया नेता नहीं है। सड़क छाप छुड़वैया नेता नहीं है, सड़क छाप नेता हो तुम। सड़क छाप हो तुम। You are below than a compounder. You are useless. Your valuation is below than a compounder. अरे you are useless. You are nothing than a gun. You are a speed gun. राजेश जी, यही एटीट्यूड है आप लोगों का। यही एटीट्यूड बन चुका है कि आप सामने वाले को कुछ समझे। लक्ष्मी जी एक फाइनल कमेंट दीजिए, 10 सेकंड। अरे दो कौड़ी के लोग ऐसे रुक जाइए 10 सेकंड। लक्ष्मी जी, मैं बस इतना बोलना चाह रही हूँ कि राजेश बिष्ट जी कह रहे थे कि महिलाओं का नारी वंदन है। उस टाइम पे आप मेरी पिछली डिबेट सुनेंगे तो मैंने भी सपोर्ट किया था कि नारी वंदन जो बिल पास होना चाहिए थी, मैं भी उसके फेवर में थी। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने बात करी कि महिलाएं बीजेपी की थी, तो अगर ऑल ओवर और महिलाएं भी वो करती, उसमें बीजेपी की ज्यादा दिखाई दे रही थी। अगर सारी महिलाएं इसका विरोध करती तो फिर थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन सिर्फ बीजेपी की महिलाएं अगर विरोध में दिखाई दे रही है तो वो थोड़ा सा बीजेपी के लिए, हम लोगों के लिए सोचने में। माफी चाहूंगी इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन समय की कमी को देखते हुए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए चर्चा बेहद खास है क्योंकि छात्रों की गूंज कितनी असरदार है ये तो देखने को मिल गया। एक तरफ बौखलाई हुई सरकार किस तरीके का बिहेव कर रही है, किसी को कुछ समझने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन आए हैं, छात्रों से संवाद कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार उनका कुछ असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि उनकी कुछ हैसियत ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर इस तरीके का व्यवहार चलता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही नहीं समझा जाएगा, तो आखिरकार इस व्यवहार के साथ शायद ही चल पाना मुश्किल है। तो फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।